आखिरी चरण है और चक्रव्यूह का आखिरी द्वार है। जैसे आखिरी द्वार में अभिमन्यु फंस गए थे, वैसे ही ये कुछ आखिरी द्वार है। पूर्वांचल की लड़ाई है और पूर्वांचल हमेशा राजनीति में नाक की लड़ाई रहा है। अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल स्पष्टता के साथ अगर मैं आपसे कहूं तो कुछ सीटें ऐसी हैं जहां भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से फंसी है। मैं एक साथ ना आकर सबसे पहले आपको दो विशेष सीटों के बारे में बता दूं। दो सीटें हैं, एक का नाम है चंदौली और एक का नाम है बलिया। दोनों सीटों पर जो जीत हार का अंतर रहा है, चंदौली की सीट पर 13,000 रहा और बलिया की सीट पर तकरीबन 15,000 रहा। इतने वोटों से भारतीय जनता पार्टी जीती। लेकिन इस बार समीकरण इतने ज्यादा बदले हैं। देखिए, एक फैक्टर एंटी इनकम्बेंसी का तो है ही, और वो एंटी इनकम्बेंसी 5 साल की नहीं 10 सालों की है। महेंद्र नाथ पांडे के लिए भाजपा के तमाम नेताओं को और उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को चंदौली की सीट पर माफी मांगनी पड़ी कि गलतियों को क्षमा करिए और इनको एक मौका दीजिए। ये चंदौली की हकीकत है, जिसको आप ग्राउंड रिपोर्ट कहिए, अंदर की खबर कहिए, कुछ भी कहिए, ये चंदौली का आलम है। बलिया में क्या हुआ? बलिया को भारतीय जनता पार्टी ने अपनी राजनीति की प्रयोगशाला बना दिया है। वो बलिया जो बगावत के लिए जाना जाता है, जिसे बागी बलिया कहा जाता है, जो चंद्रशेखर की सरजमी है, वहां पर 2014 में जो चुनाव लड़े भगत सिंह, उनका टिकट कटा। 19 में जो लड़े वीरेंद्र सिंह मस्त, उनका टिकट कटा। और एक बड़ी नाराजगी इस बात की है, सुशील दुबे सर इस बात को ज्यादा बारीकी से आपको बताएंगे। एक नाराजगी वहां पर इस बात की है कि जब नीरज शेखर राज्यसभा के सांसद थे, तो फिर वीरेंद्र सिंह मस्त जैसे सांसद का टिकट काट कर नीरज शेखर को दिया जाना। हालांकि ये कोई बहुत बड़ी वजह नहीं, राजनीति में कुछ भी निश्चित और अनिश्चित जैसे शब्द तो होते ही नहीं है। और दूसरी सबसे बड़ी बात यहां पर है, ना राजनीति में कुछ स्थायी है ना कुछ अस्थायी है। लेकिन अगर नीरज शेखर की जगह कोई और प्रत्याशी होता, जो भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को देवतुल्य कहती है, वो देवतुल्य बलिया में याद नहीं आए। और बलिया में सनातन पांडे का प्रज्ञा जी चक्रव्यूह कुछ ऐसा है कि नीरज पांडे फंस गए हैं, माफ कीजिएगा, नीरज शेखर जी जो है फंस गए हैं। और छत्री वोटर्स की नाराजगी वो भी एक तरफ है, और सनातन पांडे की तरफ भी छत्रियों का झुकाव, क्योंकि सनातन पांडे पिछला चुनाव बहुत कम वोटों से हारे। ये है चंदौली की स्थिति और बलिया की स्थिति। गाजीपुर, मुझे ऐसा लगता है बीपी यादव जी हमारे साथ मौजूद है, वो ज्यादा बारीकियां बताएंगे। लेकिन आज की तारीख में पूरे देश में भले ही 57 सीटों पर वोटिंग है 1 जून को, लेकिन पूरे देश की जो नजरें हैं प्रज्ञा जी, वो पूरे देश की नजरें गाजीपुर पर है कि गाजीपुर में क्या होने वाला है। क्योंकि अंसारी परिवार के लिए यह पहला चुनाव है जो मुख्तार अंसारी के बिना है। जब मुख्तार अंसारी इस दुनिया में नहीं है और तब ये चुनाव होना है, वहां मतदान होना है। और अफजाल अंसारी, आप ये मानिए कि हो सकता है पूर्वांचल की सबसे बड़ी लीड से जीत करके आ जाए, या पूर्वांचल में, क्योंकि कांटे की लड़ाई आप मानिए, और पूर्वांचल में लड़ाई त्रिकोणीय भी है। ऐसा नहीं कहा जा सकता कि बीएसपी के उमेश कुमार सिंह बहुत पीछे हैं, लेकिन वो नुकसान पारसनाथ राय का भी कर रहे हैं। दूसरा, मैं इसके साथ साथ आपको लेकर के चलना चाहूंगा, एक सीट है बांसगांव की। बांसगांव की सीट जो है, उस सीट पर कांग्रेस बड़ा खेल कर रही है। ये खेल है कि वहां पर जो प्रत्याशी हैं भारतीय जनता पार्टी के कमलेश पासवान और सदल प्रसाद पिछले 2 चुनाव वहां हारे हैं, 2014 और 2019। और सदल प्रसाद ने दोनों चुनाव प्रज्ञा जी बीएसपी के टिकट पर लड़े हैं, और इस बार वो कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे हैं। कि लोगों का ये कहना है, जो राजनीति को, उत्तर प्रदेश की पूर्वांचल की राजनीति को समझते हैं, कि चौंकाने वाले नतीजे आ सकते हैं। दूसरा, आप इस चरण की एक हॉट सीट मान सकती हैं मिर्जापुर को। बहुत ज्यादा लोगों की निगाहें हैं मिर्जापुर पर कि मिर्जापुर में क्या होने वाला है। और मिर्जापुर के लोगों से ज्यादा प्रतापगढ़ कौशाम्बी के लोगों को इस बात की चिंता है कि मिर्जापुर में क्या होगा। रमेश बिंद भारतीय जनता पार्टी के सांसद थे भदोही के, भाजपा ने टिकट काटा, बिंद साहब इधर आ गए, यहां से चुनाव लड़ रहे हैं, मजबूत प्रत्याशी हैं। मनीष त्रिपाठी नुकसान किसका कर रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी का, ब्राह्मण वोटर्स में कटौती करके। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग बात है, भदोही से जो चुनाव लड़े ललितेश पति त्रिपाठी, भदोही से इस बार लड़े टीएमसी से, वो 2014 और 2019 में मिर्जापुर से चुनाव लड़ चुके प्रज्ञा जी। 2019 में उनको वोट मिला 91,000, 2014 में उनको वोट मिले 1.5 लाख। वो ललितेश पति त्रिपाठी मिर्जापुर में पूरी मेहनत करते नजर आए इनके बिंद साहब के लिए, वो भी अनुप्रिया की टेंशन। और दूसरा,
राजा भैया की पार्टी के कार्यकर्ता गली गली चिल्ला चिल्ला के अनुप्रिया पटेल के विरोध में खड़े। लेकिन इस आकलन का मतलब ये कहीं से नहीं है कि अनुप्रिया पटेल फाइट में नहीं है, बिल्कुल फाइट में है, 2 बार की सांसद है, मंत्री है, और वहां पर कुर्मी वोटर्स ठीक ठाक संख्या में है। लेकिन पता नहीं क्यों, मैं बस छोटी सी बात आपसे कहूंगा, मुझे ऐसा लग रहा है कि अनुप्रिया पटेल ने इस चुनाव में लिए अपने लिए जरूरत से ज्यादा दुश्मन खड़े कर लिए हैं, जरूरत से ज्यादा। एक तरफ पल्लवी पटेल जो उनकी बहन है, उनसे नाराजगी, राजा भैया की नाराजगी, भारतीय जनता पार्टी का लोकल संगठन, हो सकता है आप मेरी बात से इत्तेफाक न रखें या आपको लगे कि ये विस्फोटक खुलासा टाइप का मामला है, लेकिन संजय दुबे जी बैठे हैं, वो आपको मिर्जापुर की जमीनी बात बता देंगे। लोकल लेवल पर जो भारतीय जनता पार्टी का संगठन है, वो अनुप्रिया पटेल को चुनाव नहीं लड़ा रहा है। इसकी भी रिपोर्ट्स है, अंदर खाने कई गतिरोध हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी चुनाव नहीं लड़ा रही है, लेकिन मिर्जापुर वो इलाका है जहां भी बाहुबलियों का तमाम दबदबा है। एक नाम वहां से आता है, बड़ा चर्चित है, बस आखिरी के 10 सेकंड आपके ले रहा हूं। विनीत सिंह एमएलसी है, बाहुबली एमएलसी है विनीत सिंह। वो किसके संपर्क में है, उनके नेता कौन है, और कौन से उत्तर प्रदेश के बड़े ठाकुर नेता अनुप्रिया पटेल की खिलाफत में उतरे हैं। इन सारे समीकरणों को जब जोड़ा जाएगा तो ये बात समझ में आती है कि मिर्जापुर की सीट पर अनुप्रिया पटेल की मुश्किलें आसान अभी फिलहाल होती नजर नहीं आ रही, कांटे की लड़ाई है। और ऐसा ही कुछ रॉबर्ट्सगंज में है, जहां अपना दल की प्रत्याशी है रिंकी कोल। देखिए, रिंकी कोल को एक समीकरण के तहत टिकट मिला है, पकौड़ी लाल का टिकट कटा और रिंकी कोल को टिकट मिला। रिंकी कोल विधायक भी हैं, और जो पूरा चुनाव है यहां पर भी, यहां आपको पीडीए ओबीसी वाला चुनाव देखने को मिल रहा है। बाकी 3 सीटें हैं प्रज्ञा जी, गोरखपुर, वाराणसी और देवरिया। वाराणसी और देवरिया में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष का माहौल है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता, ठीक स्थिति है इन दोनों सीटों पर। लेकिन बाकी जितनी सीटें हैं, चाहे मैं आपसे घोसी की बात करूं, घोसी में ओम प्रकाश राजभर की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। प्रतिष्ठा दांव पर है कि कैसे बेटे को चुनाव लड़ा ले। ब्रजेश पाठक दंडवत प्रणाम करवा गए कार्यकर्ताओं के सामने, योगी जी के सामने खुद दंडवत हो गए, मोदी जी मजाक मजाक में मुक्का मार के चले गए। ये तमाम कोशिशें, इसके बावजूद मुकाबला बहुत टफ है। और टर्निंग पॉइंट क्या है घोसी का? टर्निंग पॉइंट घोसी का यह है कि जो बीएसपी के बालकृष्ण चौहान हैं, पहले सांसद रहे हैं, कांग्रेस में रहे हैं, सपा में रहे हैं, मतलब जितने दल उतनी शेरवानी टाइप का भी मामला रहा है। और अब घोसी की सीट पर बालकृष्ण चौहान सारे समीकरणों को प्रज्ञा जी बिगाड़ते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल मुझे ऐसा लगता है कि पूर्वांचल का चुनाव बड़ा तिकड़म और बड़ा टफ चुनाव बन गया है। सुशील दुबे जी, अब मैं आपके पास आऊंगी, आप क्या कहेंगे भाई? उत्तर प्रदेश की 13 सीटों में तो कमाल दिखाई दे रहा है, और मुझे लगता है प्रज्ञा जी देखा होगा 10 सीटों पर सुपड़ा साहब, अभी चंद्रकांत जी का आकलन आपने सुन लिया है। प्रज्ञा जी सुशील सर के पास आएंगे, अभी ओवरऑल सब का ले लेते हैं, सुशील सर से पूरा लेंगे विस्तृत नहीं, इतना फर्क इतना बोल दें, बिल्कुल ठीक है, मैं बाद में आऊंगा। इतना बोल दूं, चंद्रकांत ने भी कहा कि फर्क नहीं पड़ता है, शायद खूब फर्क पड़ता है। बीके सिंह यादव पर, बीके सिंह पर फर्क पड़ा गाजियाबाद में, गंगवार पे, बरेली में फर्क पड़ा। जितनी टिकट का, अरे खूब इसी फर्क ने, इसी तो उलट फेर ने बेवजह कहे इनको ये इतना फर्क पड़ा है कि आप 80 सीट निकाल लीजिए, वो आप हिसाब किताब कर लीजिए। अगर फर्क न पड़ता तो उत्तर प्रदेश का भरत भाई, चारों राज्यपाल पूर्वांचल में घूम रहे हैं, चारों, कलराज मिश्रा, मनोज सिन्हा, शुक्ला, चारों घूम रहे हैं। हमको सवाल पूछने का मौका दीजिए सुशील सर, आप हमारे सारे पूछे गए अनपूछे सवालों का उत्तर दे रहे हैं सर। संजय दुबे सर से पूछ लेते हैं मिर्जापुर की क्या हालत है, और गाजीपुर हो लेते हैं, फिर सर हॉट सीट है मिर्जापुर। बताएं संजय दुबे जी, रिपोर्ट आपकी क्या कह रहे हैं? सही कह रहे हैं क्या आपके यहाँ? अभी चंद्रकांत शुक्ला जी कह रहे थे तो उनका आकलन काफी हद तक ठीक है। पीएम के साथ योगी जी का आगमन, ब्रजेश पाठक का आगमन और डिप्टी सीएम मौर्य जी का आगमन, फिर योगी जी का आगमन, इस बात को साबित करता है कि अनुप्रिया जी की सीट फंस चुकी है। रही बात रमेश बिंद की, अभी आप बता रहे थे कि त्रिकोणीय लड़ाई है हमारे यहाँ, मैं कहता हूं कि सिर्फ 2 कोणीय लड़ाई है, अनुप्रिया बनाम रमेश बिंद। अनुप्रिया कहती हैं कि मैं मिर्जापुर की बेटी हूं, लेकिन उनके साथ लोकल मुद्दे भी काफी हद तक लोकल प्रत्याशी ये देख रहा है कि लोकल प्रत्याशी कौन है। इसके बाद रही बात चुनाव की और कल क्या होने वाला है,
तो यही रात, बाकी यही रात अंतिम की कहानी चल रही है। चंद्रकांत ने कही है कि वहां पर लोकल बॉडी जो भाजपा की है वो अपना दल का साथ नहीं दे रही है, ये क्या चीज है? हाँ, ये सच्चाई है, ये सच्चाई है। एक्चुअल में मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ, अपना दल मिर्जापुर में सर्वोपरि है, और जो भाजपा के कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, वो भाजपा के लिए कम, अपना दल के लिए ज्यादा काम करते हैं। जब भाजपा का अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल जी का जब गेट खोलेगा गाड़ी का, तो उससे आप अहमियत लगा सकते हैं कि भाजपा की क्या हैसियत मिर्जापुर में है। यहाँ 5 विधायक हैं, 5 विधायक में एक अपना दल का विधायक है, 4 भाजपा के हैं, और चारों विधायक ये कौन किस पर है? अपना दल बीजेपी पर हावी है कि बीजेपी अपना दल पर हावी है? अपना दल पर बीजेपी तो हावी नहीं है। हाँ। बीजेपी पर अपना दल हावी है। अच्छा, जी जी जी। हमारे यहाँ स्थिति मैं 2 मिनट में आपको क्लियर करता हूँ। पटेल, अनुप्रिया जी से पटेल नाराज हैं, अनुप्रिया जी से क्षत्रिय नाराज हैं, अनुप्रिया जी से ब्राह्मण नाराज हैं। इसके बाद हमारे यहाँ जातिगत आंकड़ों पर अगर हम नजर डाल दें तो बिंद निषाद, मुसलमान, यादव 30% पंडित जी लोग हैं। इसके बाद लगभग 25 से 30% पटेल वोट डिवाइड हो रहा है साइकिल की तरफ। जो अनुप्रिया का कभी सॉलिड वोटर था, वो वोटर अब पलटी मार रहा है, और उसका ये कहना है कि इनका अत्याचार जिले में बहुत बढ़ गया है, और 4 विधायक भाजपा के हैं, उसके बाद भी उनकी दाल नहीं गलती। अगर एक बाबू का ट्रांसफर अनुप्रिया ने करा दिया तो मिर्जापुर में किसी नेता की इतनी हैसियत नहीं है कि उस ट्रांसफर को वो रुकवा सके। जब भाजपा का अध्यक्ष अनुप्रिया जी के गेट की गाड़ी का गेट खोलेगा, तो अब आप उससे अंदाजा लगा सकते हैं कि बाकी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों का क्या हाल होता होगा। यहाँ पे आज की जो स्थिति है वर्तमान परिवेश में, भाजपा के लोगों का ये कहना है कि अगर यहाँ जिंदगी भर गठबंधन ही सांसद का चुनाव लड़ेगा तो हम पूरा जीवन अपना भारतीय जनता पार्टी के लिए क्यों दे रहे हैं। भाई जाहिर सी बात है, एक आदमी शुरू से लगा है 20 साल, 25 साल, 30 साल से पार्टी में सेवा दे रहा है। जब उसे मलाई काटने का मौका मिला तो अनुप्रिया जी उसमें, जैसे होता है कि गाड़ी के आगे काठ रख देना, तो अब अनुप्रिया जी काठ रख दी है। अब हमारे यहाँ मियाँ और बीबी दोनों मंत्री है, अब दोनों मंत्रियों के आगे किसी की दाल नहीं गलती। अब जिसको वो टेलीफोन करके बोल देंगे कि नहीं इनका काम होना है, तो फिर विधायक जी लोग बेकार हो जाते हैं। काफी कुछ टेंशन इस बात को भी लेकर के है, और कोल मतदाता भी इनसे नाराज है, और स्थिति बड़ी खराब हो चुकी है। जो पहले रिज्यूम में अनुप्रिया पटेल ने 1-10 से जीता, दूसरे रिज्यूम में उन्होंने 2-20 से जीता, लेकिन हमको तो नहीं लगता है कि इस बार इनकी विजय हो पाएगी। और चंद्रकांत जी अभी कह रहे थे पूर्वांचल की सभी सीटें इनकी फंसी हैं, चाहे वो चंदौली हो, चाहे वो मिर्जापुर हो, सोनभद्र हो, भदोही हो। हाँ, बीजेपी की। मैंने एक कंपनी के लिए सर्वे किया तो उसमें मोदी जी भी फंसे आ रहे हैं बनारस में। मोदी, हाँ, उनका वहाँ के लोकल लोगों का ये कहना है, प्रज्ञा जी मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि वहाँ के लोकल लोगों का ये कहना है कि मोदी जी महीने में 4 दिन आएंगे बनारस, हमारा रोजी रोजगार बंद, हमारे नात रिश्तेदार आते हैं उनको आप नहीं आने देंगे, जिस गली मोहल्ले में उनका रोड शो होना है वहाँ की सभी दुकानें 48 घंटे पहले बंद हो जाती हैं, जांच के नाम पर पुलिसकर्मी उनका शोषण करते हैं। तो फिर जब प्रधानमंत्री के आने से उनकी इतनी समस्याएं हैं, तो फिर ऐसे व्यक्ति का चयन क्यों करे कि वो उनके लिए महीने में 10 दिन समस्या हो। भाई रोजी रोजगार भी तो प्रमुख मुद्दा है। सरकार तो अलग चीज है, वो तो 5 साल में एक बार बनानी है, लेकिन 5 साल आप जिसको कष्ट देंगे तो वो भी तो आपसे मुक्ति चाहेगा ना। भाई बनारस पूरे पूर्वांचल ही नहीं, बिहार का भी हब आप कह लीजिए कि है। बिहार के कुछ जनपद हैं जो बनारस में आते हैं, चाहे बीएचयू में, चाहे मार्केटिंग में, चाहे बिजनेस में, वो लोग भी आते हैं। लेकिन जब कोई वीआईपी कार्यक्रम लग जाता है तो सारी एंट्री बंद हो जाती है। अब पता लगा बिहार का आदमी बनारस आकर के 3 दिन फंसा है। और वाराणसी का आदमी जो बिजनेसमैन है, बड़ा बिजनेसमैन है, उसको ज्यादा लॉस हो रहा है, जो छोटा बिजनेस है उसको छोटा लाभ हो रहा है। और चंदौली की बात आप कर रहे थे, अभी चंद्रकांत जी बात कर रहे थे चंदौली की। चंदौली में तो महेंद्र पांडे की वो स्थिति है कि धन और बल के अलावा सुरा से लेके सारी चीजें वितरित होने के बाद भी मतदाता सुनने को तैयार नहीं है, और कह रहा कि नहीं भैया अब आप रहने दीजिए, बख्श दीजिए चंदौली की जनता को। और वही सेम सिचुएशन मिर्जापुर की भी है। अब अभी आप कह रहे थे कि राजा भैया के
जी जी चंदौली भारतीय जनता पार्टी हार रही है। हाँ, निश्चित निश्चित। और अभी आप कह रहे थे कि कुंडा वाले राजा भैया की बात हो रही थी। राजा हाँ। भैया का असर तो 50% हमारे जनपद में दिख रहा है। अब आप समझिए कि क्षत्रियों को साधने के लिए क्षत्रिय बहुल क्षेत्र बिहसड़ा में योगी जी ने मोदी जी के अगले दिन हमारे यहाँ मोदी जी का आगमन 26 को हुआ था और 27 को योगी जी ने बिहसड़ा में क्षत्रिय बाहुल्य क्षेत्र है रोड शो किया, जनसभा किया और उस जनसभा में मात्र 4 से 5 हजार लोग थे। अब आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि जनता का सरकार के प्रति क्या आक्रोश है और जनता क्या चाहती है। मतलब आप समझे हैं कि लोग हम लोगों से पूछते हैं कि भैया इस बार इनकी विदाई हो जाएगी कि नहीं, हम लोग कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। और आपके हमारे बगल यहाँ की सिर्फ सीट- जी जी और आपके बगल की सीट जिसकी जानकारी आपको पुख्ता हो इस समय? सोनभद्र में पहले भाजपा में गंगवार जी थे, वो सपा में आ गए हैं, छोटे लाल खरवार। तो छोटे लाल खरवार की भी स्थिति है। अब मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। मिर्जापुर में मोदी जी आए 26 को, तो कम से कम यूपी 65, यूपी 66, यूपी 70, यूपी मतलब अन्य जिलों के अलावा झारखंड बिहार से जो सीमाएं सटी हैं वहां से भी लोगों को हायर करके आयातित करके मिर्जापुर में रैली में भीड़ दिखाई गई। 29 को हमारे यहाँ अखिलेश जी आए थे। अखिलेश के आगमन में एलआईयू ने रिपोर्ट दी कि प्रधानमंत्री जी के आगमन पर लगभग 50 से 60 हजार लोग थे और एलआईयू ने दोबारा रिपोर्ट दी कि अखिलेश के आगमन पर 40 से 50 हजार लोग थे, सारी भीड़ लोकल थी। तो आप इससे अंदाजा लगा लीजिए कि क्या स्थिति है। भाजपा भीड़ को हायर कर रही है और भाजपा की करनी की सजा जो जनता भुगत रही है उसका आक्रोश कह लीजिए कि अखिलेश की जनसभा में 40 से 50 हजार भीड़ का आना यह साबित करता है कि निश्चित रूप से भाजपा का बोरिया बिस्तर पूर्वांचल से बन चुका है। तो गाजीपुर बीपी चलते यादव जी, हैं। गाजीपुर में क्या बीपी है? यादव जी हमारे साथ हैं। हाँ, आपका माइक म्यूट तो है बीपी शुरुआत यादव में जी। बलिया से करता हाँ, हूँ। आप बोले। हाँ बोलिए, आ गया आवाज आ गया। जी जी, प्रज्ञा जी, इस समय मैं 3 दिन से बलिया में हूँ, तो शुरुआत में बलिया से ही करता हूँ कि जैसे चंद्रकांत जी कह रहे थे कि बलिया के ठाकुर नाराज चल रहे हैं और नीरज शेखर से, तो ये बात नहीं है। बलिया में 99.9% ठाकुर नीरज शेखर के साथ है यहाँ। और ठीक उसी तरह ब्राह्मणों की बात की जाए तो ब्राह्मण भी सनातन पांडे के साथ है। दोनों तरफ पलड़ा बराबर है। और जहां तक बात किया जाए अन्य जो हमारे प्रत्याशी हैं बीएसपी के ललन सिंह यादव को जिस मकसद से मायावती ने यहाँ से प्रत्याशी बनाया था कि वो हो सकता है कि उनका मकसद रहा हो कि समाजवादी पार्टी के वोटों में वो सेंध लगा सके, ललन सिंह यादव उसमें सफल नहीं हो पाए। और देखा जाए कि पिछले 3-4 दिनों में बसपा ने यहाँ पर झंडा डाल दिया है। न बसपा का शहर में कहीं कोई कार्यकर्ता दिखाई दे रहा है, न पिछले 1 हफ्ता के अंदर बसपा की कोई बड़ी रैली हुई हो, न रोड शो हुआ हो। तो बसपा इस पूरे की पूरी फ्रेम से आउट हो चुकी है। आमने सामने की लड़ाई है, एक तरफ नीरज शेखर है, दूसरी तरफ से सनातन पांडे जी। और अगली सीट गाजीपुर पे एक नजर डाल लेते हैं। हाँ, गाजीपुर जी, तो गाजीपुर में भी सेम यही सिस्टम है। गाजीपुर में भी एक तरफ पारसनाथ राय है और तो दूसरी तरफ से अफवाल है। सॉरी बीच में टोक रहा हूँ। एक चीज नहीं बताइए, बलिया जी में आगे पीछे किसको देख रहे हैं आप? तो बताते चलिए कौन आगे आ रहा है। जी हाँ, सही कह रहे हैं। यहाँ पर पूरा खेल जो है ब्राह्मण मतदाताओं का है। और इधर बीते 24 घंटों की अगर देखा जाए तो 24 घंटे में जब से नारद राय जी ने समाजवादी पार्टी छोड़ करके भाजपा का दामन थामा, तब से ब्राह्मण मतदाताओं में एक बात फैली है कि एक ब्राह्मण प्रत्याशी को हराने के लिए नारद राय ने कमर कस लिया है। तो जो लोग, कुछ मेरे ऐसे लोगों से बात हुई जो नीरज शेखर के लिए प्रचार करते हैं, ब्राह्मण नेता है, वो कह रहे हैं कि भैया भले ही हम लोग प्रचार करें, लेकिन जब वोटिंग की बारी आएगी तो हम लोग भी वही जाएंगे जहां उनके समर्थक जा रहे हैं। सीधी सी बात है कि ब्राह्मण बसे ठाकुर यहाँ पर दिखाई दे रहा है। लेकिन एक और है, ब्राह्मण समाज से ही निकल के आते हैं भूमिहार समाज का लगभग 80% वोटर जो है नीरज शेखर के साथ है, उसमें कोई शक नहीं है जी।
आप देवरिया की बात, देवरिया का रिपोर्ट जरूर हाँ, जानेंगे। देवरिया देवरिया भरत जी आपका माइक म्यूट जी था। देवरिया जी 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 भरत जी, 2 दिन मैं देवरिया में रहा। देवरिया की लड़ाई भी बहुत ही दिलचस्प है। वहाँ अखिलेश प्रताप सिंह है जो सब कांग्रेस के प्रवक्ता रहे हैं। दूसरी तरफ पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं शशांक मणि त्रिपाठी। उनका परिवार हमेशा से चुनाव लड़ता रहा है। उनके पिताजी 2 बार के सांसद भी रहे, उनके चाचा भी विधायक रहे हैं। तो उनका परिवार जो है चुनावी परिवार रहा है, लेकिन लड़ाई वहां पर दिलचस्प है। देवरिया में इस बार आमने सामने की फाइट है। ये कहना मुश्किल है कि कौन जीतेगा। देवरिया में तो कोई अगर ये कह देता है कि आप जो शशांक है मणि जीत जाएंगे। हाँ, आप 3 सीटों पर रहे हैं, 3 सीटों पर। अब तीनों में मैं आपसे पूछ लेता हूँ कि एज जी किसका है? नहीं, एज मैं तो किसका है? उसी क्योंकि कल मैं एग्जिट एक पोल आ जाएगा, बैक टू कल बैक एग्जिट मैंने पोल आ जाएगा और कुशीनगर भी मैंने देखा। जी दर्शकों की निगाहें एग्जिट पोल पर हैं कि कौन अब जीतने वाला है। ये जातिगत समीकरण, हाँ ये तो सब अब चर्चाएं खूब हो चुकी। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि आपने हाँ बताया बलिया में एज किसका, पहली चीज एज किसका देख रहे हैं आप बलिया में? इस समय अगर देखा जाए यहाँ के जितने राजनीति के पंडित हैं उनको माने और ग्राउंड को देखा जाए तो सनातन बाबा हैं। सनातन बलिया में, सनातन यानी कि जी आप इंडिया की तरफ जाती हुई देख रहे हैं सिर्फ बलिया की। जी उसकी एक वजह है ना कि देवरिया हाँ, नहीं वजह उसकी वजह भी आप बता चुके जी वजह बता चुके। बलिया में आप इंडिया को आगे नहीं, देख रहे हैं। उसकी एक भरत जी बड़ी वजह इस समय आ गई है। जैसे ही बहुजन समाज पार्टी साइलेंट हुई है, उसके वोटर जो है एससी वोटर विशेष करके डिवाइड हो गए हैं। उसके वोटर डिवाइड होकर के कुछ भाजपा में चले गए हैं, कुछ सपा में चले गए हैं। और सपा के जो अगर एससी के वोटर को वोट मिलेंगे वो बहुत ही फायदेमंद होने वाला है यहाँ पर। अच्छा ठीक है, दूसरी देवरिया में किसको आगे देख रहे हैं? बलिया में तो इंडिया, देवरिया में जी कहीं ना कहीं शशांक मणि इस समय वहाँ आगे है। शशांक मणि त्रिपाठी को आप देवरिया में आगे देख रहे हैं। जी शशांक मणि त्रिपाठी का जी मतलब है बीजेपी। जी बीजेपी। चलिए गाजीपुर तीसरी। और गाजीपुर तो क्लीन स्वीप वाली सीट है। हमने पीछे भी बताया था, अभी बताया कि वहां पर अफजाल की स्थिति बहुत ही बेहतरीन स्थिति में अफजाल है। तीन सीटों पर दर्शकों को मैं बता दूं, 3 सीटों पर बलिया, देवरिया, गाजीपुर, इन 3 सीटों पर बीपी यादव जी खूब कायदे से घूमे हैं। इनका अपना निवास घोसी का भी बता दे रहा हूँ भरत जी, मैं आपको घोसी भी बता दे रहा हूँ कि घोसी में तीसरे नंबर के लिए अरविंद राजभर लड़ाई लड़ रहे हैं। दूसरे नंबर पे वहाँ पे तीसरे नंबर के लिए। जी हाँ, छड़ी पहले पर चल रही है, आप तीसरे बोल रहे हैं, ऐसा क्यों? वोटिंग होने वाली है उससे ठीक पहले आपने छड़ी को तीसरे पर। बिल्कुल जितने घोसी सीट के जितने सवर्ण मतदाता हैं, जितने भारतीय जनता पार्टी के कैडर हैं, सबके सब अंदर खाने से पूर्ण रूप से राजीव राय के साथ लगे हुए हैं। और अरविंद राजभर जितना ही बोले हैं, और अभी भी अरविंद राजभर के पिताजी ओम प्रकाश राजभर जी के बोल ठंडे नहीं हुए हैं। और अगर अरविंद हारते भी हैं तो किसकी वजह से? केवल अपने बड़बोलेपन के वजह से और अपने पिता ओम प्रकाश राजभर के बड़बोलेपन की वजह से। दूसरे नंबर पर यहाँ आप किसको, बीएसपी को देख रहे हैं घोसी में? जी हाँ, बालकृष्ण चौहान दूसरे नंबर पर यहाँ पर रहेंगे। दूसरे नंबर पर जितने पत्रकार वहाँ पर, जितने भी पत्रकार ग्राउंड पर गए। बीपी यादव जी आपकी बात पर हैरानगी हो रही है, क्योंकि अभी हमारे कुछ जो सहयोगी संस्थान हैं उनके भी रिपोर्टर घोसी सीट पर गए थे और भी बाकी लोग घोसी सीट पर घूम रहे हैं। कुछ ने छड़ी को बताया कि छड़ी दूसरे नंबर पर रह सकती है या पहले भी नंबर पर चली जाए तो बहुत वो नहीं है। छड़ी पहले दूसरे के लिए फाइट कर रही है, आप तीसरे पर भेज रहे हैं तो थोड़ा सा आश्चर्य हो रहा है। दूसरे पर चली जाए तो आश्चर्य होगा। अच्छा, दूसरे पर जी हाँ। अच्छा, ओम प्रकाश चौहान वोटरों का चौहान वोटरों का उनको बड़ा भरोसा था। मायावती ने चौहान प्रत्याशी दे दिया। चौहान टोटल भाजपा को वोट करते थे और इस बार वो वोट लेकर के बालकृष्ण जाएंगे। उनका चौहानों का हो सकता है कि 10% वोट मिल जाए अरविंद राजभर को, बाकी के 90% वो लेके चले जाएंगे। मुस्लिमों का वोट वहां पर एक भी वोट बटना नहीं है, सारे के सारे सपा को जाने हैं। यादवों के वोट सपा को जाने हैं और अन्य पिछड़ी जातियों में एससी में भी सपा ने वहां पर अच्छी तीर लगाई है। राजीव राय ने वहां पे ग्राउंड पे अच्छा काम किया है, उसी का नतीजा इस बार राजीव राय को जीत के रूप में मिल सकता है। तो आप बता रहे हैं कि बलिया, देवरिया, गाजीपुर और घोसी
इन 4 सीटों में जी। से एक सीट जो कि देवरिया की है, वो सीट भारतीय जनता पार्टी के पास जा रही है। बाकी की आपने जी। जिन 4 सीटों पर भ्रमण किया है, उनमें से 3 सीटें इंडिया के पास जा रही हैं, आप ये देख रहे हैं। जी, जी। और वो भी देवरिया की सीट इंडिया अच्छा मार्जिन से आगे ले सकती थी, लेकिन वहाँ के जो प्रत्याशी हैं अखिलेश प्रताप सिंह, उनका व्यवहार लोगों को बहुत पसंद नहीं आता है और यही वजह रही है कि उनका एज वहाँ पर डाउन हो गया। अच्छा, कांग्रेस की तरफ से जो खड़े हैं। जी, जी, अखिलेश प्रताप सिंह। चलिए, आप चलेंगे सुशील दुबे सर के पास। सुशील दुबे सर ने सबकी बातें सुनी, सबको देखा, ग्राउंड पर रिपोर्टर्स ने ग्राउंड पर जो हमारे वरिष्ठ सहयोगी जुड़े हुए हैं, अलग अलग चैनलों में काम करते हैं, अलग अलग प्रतिष्ठानों में काम करते हैं, स्वतंत्र पत्रकारिता भी करते हैं, जमीन पर रहते हैं। हमने उन लोगों को बिठाया जो 24 घंटे जमीन पर रहता हो, जो बात बता सके। अब आपने सुना कि 4 सीटें बताई बीपी यादव ने। बीपी यादव को इसीलिए बिठाया क्योंकि इनका निवास स्थान है बलिया में, और ये देवरिया की सीट, गाजीपुर की सीट, घोसी की सीट पर इन्होंने कई दिनों तक विचरण किया है और कई दिनों तक रहे हैं और इनका आना जाना प्रॉपर वहां बना है। संजय दुबे जी जो है मिर्जापुर को बहुत कायदे से जानते हैं, बहुत कायदे से समझते हैं। अब सुशील दुबे जी, आप बताइए, ये 7वां चरण 13 सीटें आपको किधर जाती हुई दिखाई दे रही है? भरत भाई, प्रज्ञा जी कहाँ गई? उनका सर नेटवर्क कुछ दिक्कत आ गया है, उनके नेटवर्क अच्छा, आप सुनिए, आपके इस चैनल पर जो 3 वीर बैठे हैं, संजय दुबे, यादव जी और ये शुक्ला जी, ये सच में ये लोग वीर हैं। सबसे तो मैं संजय दुबे पे आता हूँ। जो अच्छे अच्छे लोग हिम्मत नहीं कर सकते थे, सोचने के बाद भी हिम्मत नहीं कर सकते थे, वो संजय दुबे ने बोल दिया, जो मेरे यहाँ तक भरा हुआ है। लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा कि वो हार जाएंगे काशी से, मैं नहीं कहूंगा। मैं ये कहूंगा कि 6 लाख प्लस 19 में जो जीत थी, वो जीत अब की काशी देखेगा कि जीत क्या होती है, कितने होती है। मैं इतनी सी बात बोल रहा हूँ, बाकी तो आप समझ जाइए। जिस बनारस में देश का कौन सा नहीं, बस कीर्तन या जो कौन से जो आजकल के पत्र वो है प्रेसिडेंट वगैरह विदेश के, वो लोग छोड़ के कौन नहीं आया। चारों कौन कौन से वो राज्यपाल हैं? एक तो कलराज मिश्रा उत्तर प्रदेश से हैं, एक तो मनोज सिन्हा उत्तर प्रदेश से, एक शुक्ला जी, एक कौन से शुक्ला जी हैं वो जो पहले मंत्री थे, वो उत्तर प्रदेश से, एक और 4 उत्तर प्रदेश में, और चारों पूर्वांचल में। जी भैया, शिव प्रताप शुक्ला की आप बात कर रहे हैं? शिव प्रताप शुक्ला एक और है। ये चारों संवैधानिक वो है पद पे। तो ये बता के नहीं है, ये किसी संस्थाओं में या मुझे स्वागत कराना है, मुझे फला करना है, ये सब वोट मांग रहे हैं। अब आप समझ लीजिए, ये गति बन गई। अब दूसरा, ये जो यादव जी हैं, गजब की बात बोल गए, बिल्कुल सही है। राजभर भाई जो सज्जन कभी घंटा बजवाते थे योगी जी को और मोदी को, साहब को, सबको, क्या तीसरे पे है वो आदमी, लड़का वो उनका। यकीन नहीं हो रहा सर, पता नहीं क्यों। अरे लीजिए कमा, तो फिर यकीन, फिर आप अगर आप ऐसे लोग, चैनल के लोग यकीन नहीं करें, तब तो फिर हो चुका। कोई अवरत खा के आए हैं वो। क्या घोसी याद नहीं है? 2 साल पहले का उपचुनाव याद नहीं है? ठेका यही तो लिए थे, ये और निषाद और वो कौशल मौर्य, यही तो ठेका लिए थे। इस और बार उस चुनाव में भी बाबा का हाथ है, थोड़ा बहुत तो नहीं जीत पाएंगे। सुनिए, उस चुनाव में भी, उपचुनाव में भी घोसी के जीत जाएंगे। और कौन कौन नहीं 1 महीने पड़ा रहा। गली गली मंत्री घूम रहे थे, गली गली गोबर उठा रहे थे, गली गली। हमने बोला भी था, 2 डिप्टी सीएम, फला ढिमाके, ये वो, या और राजभर के नाम पे तो जीत गई। क्या हाल हुआ, क्या हुआ घोसी में? ये था वो जो कौन था वो विधायक, वो फांद के चला गया था, उसमें बीजेपी में कह रहा वो फिर से बन गया, हो गया, अलग बात है। घोसी की जनता ने दिखा दिया, पूरा चुनाव उसी तर्ज पे हो रहा है। तो मैं यादव जी को भी साधुवाद देता हूँ। और इन सबके आंकड़े बराबर है। मेरे जो ये जो 13 का एक बड़ा चैनल है, आप जानते हैं शायद उसको, भारत एक सोच, आप जानते हैं शायद, आप ही के आसपास कहीं चलता है। उस पे मैं अभी पूरे सहयोगी विंग है, हमारा सहयोगी आप ही का है। उस पे मैं पूरे 80 सीटों का दे चुका हूँ। अभी 13 का, ये देखिए 13 को दे चुका हूँ। सब पे वही कट है। हम चाहते हैं कि ये हमारा, आप सुनिए, आप पूरी बात सुनिए, नेशनल चैनल है, इस पर भी आप लोगों को बताएं। मैं बता रहा हूँ, मैं दूसरी बात बोल रहा हूँ, आप शुरू कर रहा हूँ इससे पहले। तो इन दोनों को वो धन्यवाद देना था इनकी वीरता पे। दूसरा क्या है भरत भाई, पकौड़ी लाल कोल का टिकट क्यों काटा? बीके सिंह का टिकट क्यों काटा? उसका संग गंगवार का टिकट क्यों काटा 5-5 बार से?
रमापति त्रिपाठी टिकट को काटा, राज्यसभा वाले सांसद नीरज शेखर को टिकट क्यों दिया? ऐसे एक नहीं है। और दूसरी बात क्या है, अब वो हर हर मोदी घर घर मोदी तो है नहीं भरत भाई। अब पुलवामा तो हो नहीं पाया, एयर स्ट्राइक तो हो नहीं पाई, बालाकोट तो हो नहीं पाया। अब वो मोदी के नाम पे, जब इंदिरा जी के नाम पर लोग जीतते थे राजीव के नाम पे, दुबे तो सर, मैं आपको 1 मिनट के लिए डिस्टर्ब कर रहा हूँ। दुबे सर 1 मिनट में आपको डिस्टर्ब कर रहा हूँ। मैं उस भेद को खोल दूं कि नीरज शेखर को टिकट क्यों मिला। नीरज शेखर जी लगातार अखिलेश यादव के संपर्क में थे। भारतीय जनता पार्टी अगर नीरज शेखर को टिकट नहीं देती तो नीरज शेखर अखिलेश यादव से साइकिल लेके आते और फिर यहाँ से घनघनाते हुए चले जाते। अच्छा खैर, ये बात उनको खूब अच्छी तरह से टनाटन पता पांडे का मुकद्दर खुल रहा है वहां पर, टनाटन पांडे का फिलहाल मुकद्दर खुल रहा है। खैर, अब दूसरी बात भरत भाई, ये बहुत बड़ी बात बता दूं आपको, पूरे चरण उसका, पूरे एक सहारनपुर से लेके आज तक की बात बता रहा हूँ। पिछली बार क्या हो रहा था कि सपा का गठबंधन था भाजपा का, आपको याद है? इस सारे चुनाव के बाद सारे लोग छाती पीट रहे थे कि मायावती उनको कर रही थी, भतीजे ने वो नहीं दिया, उनके लोगों ने हमको वोट नहीं दिया, हमारे उनको वोट नहीं दिया, कैडर का था, पर यही सब लफड़ा था। हफ्ते भर में सब निकल भागे। इंडिया गठबंधन के में ऐसा कोई लफड़ा नहीं है। जितने इंटैक्ट मुसलमान, इंटैक्ट दलित और इंटैक्ट जो और अति बैकवर्ड सब एक साथ खड़े हैं, कहीं कोई मतभेद नहीं है। वो तो कहो मुकद्दर है, ब्राह्मण, महिला, लाभार्थी महिला और बनिया, ये 60-60% बीजेपी को जिता वो टक्कर में दे रहा है, वरना तो धुएं निकल जाते। ये लोग टक्कर में ले आए हैं। आप मेरी बात समझिएगा, बीजेपी के कैंडिडेटों को ये लोग टक्कर लाए हैं। ब्राह्मण भी अभी बिल्कुल बेअंदाज, वही बस ठीक है, ठीक है। और अब कुछ क्या हुआ, गुजरात भर से यूपी शुरू हो गया है, कुछ और भी योगी वाला भी काम शुरू हो गया है। लेकिन इन तीनों ने अगर न इनको सहारा दिया होता ये बनारस में, तो बड़े बड़े क्या प्रधानमंत्री लोग हारे नहीं हैं क्या? अटल जी और ये इंदिरा जी हारी नहीं है क्या एनडी तिवारी वहां से बल्लाज पासी से नैनीताल से हारे नहीं थे? एनडी तिवारी तो पीएम कैंडिडेट थे उस समय पर थे। आप याद करिए जब जिस समय नरसिम्हा राव बने, वरना एनडी तिवारी बनते। क्या बड़े बड़े स्टालवर्ड लोग हारते नहीं है? ऐसा इतिहास ने दिखाया है कि हारे हैं। लेकिन एक सवाल है, वो मैं आपसे पूछूंगा बाद में, लेकिन उससे पहले आपके पास मेरा तारतम्य टूट जाएगा। मेरा एक बार बता दें, ये 3 लोग ना होते, ये 3 लोग तो बड़ी स्थिति खराब थी 100%। अच्छा, दूसरा वो जो फैक्टर है, 3 बार के एमपी हैं, जैसे मिर्जापुर वाली उनके मैडम के लिए कहा, वो अंतरिया के लिए। अब इतने बार के आप केंद्रीय मंत्री और आपके खिलाफ माहौल नहीं खराब होगा? जब मोदी जी के ही लिए हर हर मोदी नहीं चल रहा है, तो ये जितने डबल इन लोगों ने जब दिया है टिकट, जिन लोगों को रिपीट किया है, और जो मंत्री थे वो संकट में हैं, वो सब संकट में हैं। मैं आपको बता दूं, इसमें स्थिति क्या है कि अब वो कोई माहौल में वो चीज वो है नहीं, बड़ा पानी निकल चुका है। एक एक सीट का मैं आपको, और मैं बताऊं, तीनों मित्र बैठे हैं, तीनों मित्र बैठे, और आप तो भरत जी खैर खड़ा, कृपा है आपके ऊपर वाले की। मोदी को छोड़ के बनारस की सीट को, किसी सीट पर 12 सीट पर ये नहीं कह सकते बीजेपी वाले ये सीट निकली गई, ये सीट निकली गई। ये बैठे सारे लोग, पूछ लो इनसे, एक सीना ठोक के कह दें अगर, जब तक रिजल्ट ना हो जाए कि ये सीट निकली गई। अब इससे बड़ा आकलन क्या दूं मैं? इतनी स्थिति है, इतनी लड़ाई है, इतनी हाय हाय है, और इतनी नेक टू नेक है। सर एक चीज का जवाब दीजिएगा सर, एक मैं आपको रोक रहा हूँ, एक चीज का जवाब दीजिएगा। लोग बहुत चर्चा कर रहे हैं कल से एक बात की कि 2019 में मोदी जी जीत के लिए आश्वस्त थे, इसलिए मतलब लोगों का तर्क मैं बता रहा हूँ, उसका जवाब आपसे चाहता हूँ। लोग कमेंट भी बहुत कर रहे हैं कि 2019 में मोदी जी आश्वस्त थे तो वो पहाड़ पर चले गए थे जीत के लिए, और अब की बार भी लगता ऐसा है कि वो जीत के लिए आश्वस्त हैं, इसलिए वो मेमोरियल, विवेकानंद मेमोरियल रॉक में, समंदर में, कन्याकुमारी में चले गए हैं, वहां तपस्या कर। कभी ओशो को सुन लो, ओशो को, तो जो घंटा घड़ियाल वाले लोग हैं ना, जो टुटका वाले हैं ना, ये कई बार फेल होते देखे हमने। टुटका वाले खास तौर से हिंदी पट्टी में टुटका मोदी जी का क्या इधर उधर जाना, जैसे वहां जाना, केदारनाथ चले जाना, या आप नीचे कन्याकुमारी जाना, ये क्या टोटके की स्थिति है या फिर वोट प्रभावित करने का तरीका है कि भाई
आज कहीं कोई प्रचार नहीं कर सकता है तो वो वहां बैठेंगे, गोदी मीडिया दिखाएगी तो थोड़ा प्रचार हो जाएगा। तो डे वन में ही ये जिस दिन पहली सीट पे चुनाव हुआ था यूपी की, सहारनपुर की, उस दिन ही चले जाते केदारनाथ। काहे के लिए ये 25-40 जगहों पर गए हैं, ये वोट मांगते घूमे हैं गाजीपुर में, और अरे सबकी तो सीटें हैं, हर जगह तो गए हैं, डुमरियागंज में, तो कहाँ डुमरियागंज में तो पीएम भी गए, डीएम भी गए, एचएम भी गए, सीएम भी गए, डिप्टी सीएम भी गए, और 50 कम से कम एमपी एमएलए गए डुमरियागंज में। तो अगर इतना ही कन्फर्म ये केदारनाथ और बद्रीनाथ के और कौन से जहाँ गए हैं तो पहले चले जाते। फिर काहे ये पूरी फौज आई थी वो नॉमिनेशन करने, फिर काहे चारों राज्यपाल सम्मान ले रहे हैं पूरे पूर्वांचल घूम। ये पूर्वांचल है, इससे बड़ी राजनीति, इससे बड़ी जो यूनिवर्सिटी होती है ना वो इलाहाबाद वाली, जिसे लोग मानते हैं, पूर्वांचल से बड़ी यूनिवर्सिटी देश में है नहीं कोई। दक्षिण का अलग मिजाज है, उत्तर का अलग मिजाज है, ये बंबई का, दिल्ली का अलग मिजाज है। अब देख लो मनोज तिवारी वाली सीट पे देख लो, लड़का गा रहा है करीब 30 साल का नौजवान, जिंदाबाद मनोज तिवारी जिंदाबाद, और 2 बार टिकट को दे रहा है वोट, कह रहा आपकी 700 रुपए पर डे पे हूँ लेकिन कन्हैया कुमार को दूंगा। उसी का जुलूस चल रहा है, कह रहा 700 रोज पे हूँ रोटी। एक चीज आपसे पूछना चाहूंगा सर, आपने तो बहुत सारे चुनाव 2019 में जब मोदी जी केदारनाथ गए, जाने के बाद उनको लगा कि भाई यहाँ आए हैं तो हमको फायदा हुआ है, हम जीत गए हैं। फिर अब 2024 में वो कन्याकुमारी गए हैं, तो इसका क्या आप कोई लाभ देख रहे हैं कि कुछ प्रभावित होगा, कुछ लाभ है, उनकी कोई दूरदर्शी सोच है या क्या है, इसके पीछे क्या है? क्योंकि वो करने तो नहीं गए हैं। इस उत्तर को मैं ढंग का उत्तर तो नहीं मानता हूँ, लेकिन इस उत्तर को मैं ढंग का उत्तर तो नहीं मानता हूँ, लेकिन दे रहा हूँ जी। बड़े बड़े लोग जाते हैं पहाड़ों पर, बड़े बड़े लोग जाते हैं बसों को लेके। अभी एक कोई कहीं गए थे, वो एक बस में 22 लोग भर गए, कहाँ गए थे वो, किसी बड़ी जगह पर गए थे, और वो लौटते में बस आ गई। तो हर बार ये नहीं होता है। और फिर जहां पर गए हैं, देखिए ये जितने बैठे सब हिंदू बैठे हैं, सब सनातनी बैठे, जितने बैठे यहाँ पर। जब यहाँ पर हमारे क्या होता है, जब हमारे वो क्या होता है आत्मचिंतन, या जब हमारे साधु संत वो करते ना मौन साधना, जैसे राजनीति में क्या होता है, धरना प्रदर्शन, अपहरण, भूख हड़ताल, फिर वो पता नहीं उपवास, इस तरीके से कई चीजें होती हैं। अब ये थोड़ी सीधे 48 घंटे की मौन साधना चले गए। ये मौन साधना क्या, जितने लोग हैं वो बता दें कि क्या ये मौन साधना चल रही है? अगर आपके हर मिनट पे, हर घंटे पे विजुअल आ रहे हैं, आपके चित्र आ रहे हैं, तो वहां पर ये मौन साधना कैसी मौन साधना हो रही है? मौन साधना का मतलब होता है जो आदमी पूरे 10 साल से इवेंट के ही रूप में जिंदा रहा हो, जो आदमी इवेंट को ही पसंद करता हो, उसके लिए तो अच्छा। जनता भी जो 5 किलो में जनता मानसिक रोगी हो चुकी है, जनता मैंने जिनके अभी नाम लिए 5 किलो में जो लोग मानसिक रोगी हो चुके हैं, उनके लिए तो ये भी पूजा घर है। ये पूजा ही भगवान मानते हैं, क्यों नहीं भगवान मानते? चंपत राय नहीं कहता कि विष्णु अवतार है, नहीं कहता चंपत राय। नड्डा नहीं कहते देवताओं में देवता है। ये अंधभक्तों को दिखाने के लिए है, अंधभक्तों को दिखाने के लिए है। सोशल मीडिया पर कितना ट्रोल हो रहा है कि 18 कैमरे लेके मोदी जी गए हैं कन्याकुमारी, और हार की हताशा उनके चेहरे पर ही नहीं, उनके पार्टी के बड़े नेताओं के चेहरे पर भी है। संबित पात्रा ने नहीं कहा था जगन्नाथ जी इनके भक्त है? संबित पात्रा ने कहा कि जगन्नाथ इनके भक्त है भगवान। अब बताओ इस टाइप के लोग मजा, लोग तो बिल्कुल तमाशा बना दिए हैं। और भरत जी, मैं एक चीज बोलना चाहूंगा, इन चीजों से अलग चीजें हैं, इन चीजों से अलग चीजें हैं। आम जनता अब मोदी के जुमले से, झूठ की गारंटी से 15 लाख अभी खाते तक नहीं आए, खाते में 2 करोड़ रोजगार नहीं मिला, थाली ताली पीटने से कोरोना नहीं गया, कोविड शील्ड से लोगों की मौत हो रही है। आप जनता को बेवकूफ कितने साल बना सकते हैं? 1 रिज्यूम 2 रिज्यूम। अनपढ़ जनता भी है, जिसे तुलसी बाबा ने लिखा है कि हित अनहित पशु पक्षी जाना। तो जब हित अनहित अपना पशु पक्षी जान सकते हैं तो हम तो इंसान हैं। और 5 किलो राशन पे अगर इतना गुमान है इनको, तो जैसे हमारे यहाँ एक कहावत है कि पीतल के नथिया पे इतना गुमान तो सोने का पहनते तक। तो अब जनता पूरी तरह से जान चुकी है कि ये केवल झूठ बोल के बरगलाते हैं, और जो इन्होंने ईडी और सीबीआई भेज के लोगों का शोषण किया है,
लोग अब देखिए, आप गोदी मीडिया नहीं दिखाता, मैं आपकी बात नहीं करता, गोदी मीडिया नहीं दिखाता। गोदी मीडिया तो शौचालय के भी फायदे बताता है, गोदी मीडिया तो इलेक्टोरल बॉन्ड में दिए गए चंदे का भी फायदा बताता है, लेकिन जनता को अच्छा, ये खैर, सारी चीजें एकदम क्लियर कट हो चुकी है कि ये भरत जी चीजें एक चीज और सिर्फ बोल हिंदू दूं, मुस्लिम मेरी बात खत्म हो भारत जाएगी, मैं एक चीज और पाकिस्तान, बोल हिंदू दूं। मुस्लिम जो भारत अनुप्रिया पाकिस्तान। पटेल ने कहा जी, जाके, संजय जी आएंगे, आपके पास आएंगे, 2 मिनट दीजिएगा, जो आएंगे। अनुप्रिया पटेल ने कहा जाके कुंडा में कि राजा महाराजा, अरे कौन कहता है राजा महाराजा? आज भी पैदा होते हैं, आज भी जिस घर में राजा पैदा होता है, राजकुमार राजा ही होता है, प्रजा होती है। कैसी बात कर रहे हैं लोग? राजस्थान देख लो, मध्य प्रदेश देख लो, वो डायलॉग दे आई तो देखो राजा भैया कर तो रहे राजागिरी, दिखा तो रहे मिर्जापुर में घूम घूम के। अरे आप जाके मतलब इस तरीके के डायलॉग से तुम्हें मतलब कि आप मंत्री बन गई, एमपी बन गई, अपना कर्म करिए। राजा नहीं पैदा होते हैं, राजा वो लोकतंत्र आ गया है। आज भी हिंदुस्तान में राजाओं की मानसिकता और राजाओं की वो जिम्मेदारी कितना भी दिन कह दो, वो कोई भी वर्ष छोड़ दो, इसलिए सब बातें कहीं ना कहीं और वो करती है। मैं बात कर रहा हूँ मानसिक रूप से 5 किलो गुलामों की, 5 केजी वाले, वो इतने बड़े अब नहीं हो पाए हैं। अब जो हुआ क्या है, इसमें जनता बहुत जागी है। इस चुनाव में जनता, जैसे ये अभी लोगों ने कहा कि मोदी घोषणा पत्र, जब मोदी का घोषणा पत्र था ही नहीं, वो मोदी गारंटी थी, तो खड़गे तो उभर के आना ही आना था। खड़गे को संविधान ने चिपटा लिया है दलितों ने और अति बैकवर्डों ने संविधान को गले से यहाँ चिपटा के और वोट डाल दिया है। अब बाकी तो मुकद्दर जिसकी होगी वो तो बात की बात है, लेकिन जितना डर और दुधिया, एक कहावत सुनी आप लोगों ने, पुरु के हाथी ने अपनी सेना कुचल दिया था। ये बीजेपी, मोदी वाली बीजेपी का जो हाथी था, उसने अपनी सेना कुचल दिया है। सबसे ज्यादा डेंट अगर किसी को होगा तो मायावती वाले हाथी को होगा, गिनती में आ जाएंगे, बाकी तो सबको समझ में आ गया है। जहां पर 1 to 1 फाइट होती है, परसेप्शन बन जाता है। चुनाव में होता, देखिए भरत भाई, इसके बाद बात खत्म करूंगा। परसेप्शन क्या बना था मनमोहन सिंह के में घोटाले, मतलब मनमोहन सिंह का तो मुंह ही काला ही कर दिया था सब लोगों ने लगभग, विनोद दुआ सबने मिलके, वो कौन था कैग का जो था, सब मिलके, तो ऐसा हो गया था ना 4G 3G, तो एक परसेप्शन बन गया था कि कर एक गजब की, उसके नाते आ गए, अच्छी बात है, आना भी चाहिए था। उसके बाद जो सबसे बड़ी घटना इस देश में हुई है, जिस देश ने अपना दुर्भाग्य देखा, शहीदों को हम सरमौर मानते हैं और शहीदों के नाम पे हम राजनीति कर गए, और विपक्ष इतना बेवकूफ कि शहीदों के ऊपर पोस्टर खड़ा कर दिया। क्या एयर स्ट्राइक क्या 74 में नहीं हुई थी? जब 1 लाख को पकड़ लाए थे, जगदीश सिंह अरोड़ा पकड़ लाए थे मुर्गी तरीके से, 1 लाख सैनिकों को, नियाजी को पकड़ लिया था इसे, तब क्या एयर स्ट्राइक नहीं हुई थी? जब बांग्लादेश जब टूटा था तो एयर स्ट्राइक नहीं हुई थी? लेकिन देश पागल हो गया, मोदी 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 एकदम बिल्कुल है, उसके कारण पूरा देश एकदम गंगा में कसम खाने लगा कि भैया बस यही देश बच पाएंगे। अरे देश ऐसे चला जाएगा? ऐसे कोई आगे चला जाएगा देश? अगर ऐसे देश जाने लगा, बोल रहे थे कुछ सीटों के बारे में, बोल रहे थे कि सीटें का आकलन लाए। सीटों के बारे में जो बोल रहे थे, मैंने पहली सीट बता दी कि मोदी के अलावा, और मोदी भी 6 लाख का, ये 13 को हो गया, क्योंकि एग्जिट पोल आना है। उससे पहले हम यहाँ बैठे लोग और दर्शक भी ये जानना चाहते हैं। आप सीट को पूछिए, मैं अपना नंबर देखूंगा, बता दूंगा क्या है। ये 543 में आप कितनी देख रहे हैं? नहीं, मैं केवल अच्छी का जिम्मेदार हूँ, मैं बिल्कुल नहीं जानता। मैं उत्तर प्रदेश, चलिए जानता हूँ लेकिन बोलूंगा नहीं। उत्तर प्रदेश में कितना देख रहे हैं? नहीं, मैं देखिए, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि आप एकदम बिल्कुल क्लियर कट आप कितनी देख रहे हैं, वो अनुमान पत्रकार का अनुमान, हमारा अनुमान एग्जिट पोल नहीं है। मैं भरत भाई, इधर भी हो सकता है, उधर भी हो सकता है, लेकिन लोग ये जानना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं सुशील जी का अपना अनुमान क्या कह रहा है। मैं बता रहा हूँ अपना अनुमान, मैं बिल्कुल अपना अनुमान बताऊंगा, लेकिन 1 to 1 सीट पे बताऊंगा। जो हमारे पास सीट है, कहीं मैं इसके साथ बता दूं, लेकिन ये नहीं पता जीत, मैंने बारात बोल दिया आपको। इसके बाद है मिर्जापुर में बिंद भाई भारी है। अब मैंने एज बता रहा हूँ, एज बिंद का एज है। घोसी में बिल्कुल क्लियर कट राजीव राव का हो गया, घोसी में राजीव राव क्लियर कट, कोई इसमें संशय नहीं है। बलिया में सनातन पांडे टनाटन बोल रहे हैं, टनाटन पांडे आप टिक करते जाइए, टनाटन बोल रहे हैं। गाजीपुर में अफजाल अंसारी को टिक कर दीजिए। महाराजगंज में पंकज चौधरी बीरन में 50-50 की बराबर की फाइट है।
आखिरी बूथ पे कौन जीतेगा, आखिरी व्यक्ति पे कौन जीतेगा, वो जाने। गोरखपुर, काजल निषाद ने जब वो डायलॉग दिया ना कि जब लड़की वाले देखने आते हैं तो कहते हैं लड़का कुछ करता नहीं करता है, कि खाली घंटा बजाता है या वो जाता है कावड़ लेके, अरे कुछ पेट के लिए कुछ करता है रोजगार। वो इतना सफल डायलॉग वायरल हुआ है। काजल निषाद यहाँ पर अपर हैंड में है, मैं जीत भी बात नहीं कर रहा हूँ, अपर हैंड में है काजल निषाद, एज ले रही है। कुशीनगर, विजय दुबे, अजय भाई विजय दुबे एज ले रहे हैं, विजय दुबे अपर हैंड है, ठीक है। देवरिया बराबर से हैं, एज ले रहे हैं त्रिपाठी जी, लेकिन अखिलेश प्रताप सिंह ने बिल्कुल एकदम समझ लीजिए कि जिसे बोलते हैं धान बोना कहते हैं, उस टाइप की स्थिति हो गई वहां पर। बांसगांव सदल प्रसाद एज ले रहे हैं, कमलेश पासवान बिल्कुल साथ ही साथ चल रहे हैं। अब आप आ गए सलेमपुर में, रविंद्र कुशवाहा, रवासिंह राजभर 50-50 है, सीधे है, कहीं ना कोई एज ले रहा है, ना कोई जीत रहा है, ना कोई हार रहा है। जो स्थिति होगी बाद में होगी। चंदौली, महेंद्र नाथ पांडे, वीरेंद्र सिंह एज ले रहे हैं, पांडे जी साथ साथ चल रहे हैं। रिंकी कौर बेवजह पकौड़ी लाल का किया, या जो भी उनकी अपनी पॉलिटिक्स थी किया। छोटे लाल खरवार एज ले रहे हैं, और रिंकी कौर अपने हिसाब से जो है विधायक तो है ही। अब ये मैंने सीधे मैंने आपको एकदम बता दिया तीनों का। अब हो सकता है हमारे मित्र इनको कितने इसमें सहमत है कितने नहीं है, लेकिन मैंने सीधे इनको बता दिया। इसी तरीके से मैं ना एक सीट का 80 का मेरा वो हो चुका, कल 8 बजे आ जाएगा उस पे ऑन एयर। हाँ संजय जी संजय जी, एक सवाल जो आज सबसे ज्यादा पूछा जा रहा है, सीटों का तो आपने बताया, एक सवाल जो सबसे ज्यादा पूछा जा रहा है कि मोदी जी हर चुनाव के बाद कहीं ना कहीं चले जाते हैं साधना वाधना करने के लिए। वो अलग बात है कि कैमरा वैमरा सब लेकर जाते हैं, तो ये क्या है, ये टोटका है या किस चीज कोई लक मानते हैं वो अपना, या फिर उनके चले जाने से हर बार अच्छा होता है इसलिए वो चले जाते हैं, या फिर वो चले जाते हैं दिखाने के लिए कि देखो हिंदुओं में जो है साधना कर रहा हूँ तो इसी नाम पर वोट डाल दो। आपको क्या ऑप्शन सही लगता है? आपका लास्ट वाला ऑप्शन सही है, क्योंकि आजकल क्या है कि अंधभक्त जो हैं वो मोदी को अपना आका मानते हैं। अगर आप सही तथ्य दीजिए तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान उठा के पोस्ट कर देते हैं। जैसे मोदी ने कहा कि गांधी फिल्म बनने के बाद लोगों ने गांधी जी को जाना, मतलब आप समझिए मिर्जापुर की जनता इतना उस पर ट्रोल कर रही है कि इसका मतलब मोदी जी ने गांधी को इसके पहले नहीं जाना। हमारे यहाँ लोग जो जैसे भाजपा के जो अंधभक्त हैं वो कहते हैं कि भारत देश 2014 के बाद आजाद हुआ, इसका मतलब 1947 के पहले भारत 1947 में भारत आजाद नहीं हुआ था। मैं बड़ा खुल के बोलता हूँ, मैं बड़ा खुल के बोलता हूँ। आज आप सभी लोग पत्रकार हैं, कोई हम लोग अंधभक्त नहीं है कि अनपढ़ रहेगा इंडिया तो मोदी करेगा इंडिया। न तो मोदी का अब खिड़की और दरवाजे बोल रहे हैं मोदी हर हर मोदी घर घर मोदी, न मोदी का कोई मैजिक है। मोदी की जनसभा में भाषण हो रहा है, आधे से ज्यादा लोग उठ करके चले जा रहे हैं। हाँ, तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं जनता के दिमाग में आ चुकी हैं, और जनता का भी ये मानना है कि अब लालीपाप से काम नहीं चलेगा। भाई 10 साल से किसी युवा के पास रोजगार नहीं है, जिनके लड़के इलाहाबाद में जाके तैयारी कर रहे हैं, मुखर्जी नगर में तैयारी कर रहे हैं, बीएचयू में तैयारी कर रहे हैं, 2 करोड़ रोजगार नहीं है। अब आप समझे कि 400 का सिलेंडर 1100 में बिक रहा है, 65 का पेट्रोल 75 का पेट्रोल 100 रुपए में बिक रहा है, 56 का डीजल 100 रुपए में बिक रहा है। तो जनता को भी ये चीजें समझ में आ रही है। 100 की दाल बिक रही है 200 में, 85 का फार्चून 185 में बिक रहा है, 90 रुपए का सरसों का तेल 200 रुपए में बिक रहा है, 90 की दाल 190 रुपए 200 में बिक रही है। भाई आपके 5 किलो राशन की कीमत 100 रुपए है, और हम उसमें कितना कमाएंगे? बेरोजगारी चरम पर है, महंगाई चरम पे है। गरीब जनता जब मार्केट में 500 का नोट लेके जाती है, पता लगता है कि उसको एक कायदे की कमीज नहीं मिल रही है। जीएसटी पे 18% जीएसटी का आप देख लीजिए, कपड़े पे 18% जीएसटी, कापी किताब पे 18% जीएसटी, इसके बाद दवा पे 18% जीएसटी। तो कहीं ना कहीं आम जनता ये समझ चुकी है कि मोदी सिर्फ जुमला करेंगे, और मोदी के पास कोई तथ्यात्मक चीजें नहीं है। जो उन्होंने बोला हो 10 साल पहले या 19 में बोला या 14 में बोला,
और आज वो मूर्त रूप धरातल पर दिखाई देती हो। कोई जी, ऐसी योजना संजय जी, नहीं है। संजय जी 1 घंटा लगभग कंप्लीट हो चुका है। बीपी यादव जी अगर कुछ और आपको कहना हो तो आप कह सकते हैं। चंद्रकांत जी अगर आपको कुछ कहना है तो कह सकते हैं। इसके बाद खत्म करेंगे चर्चा को। 1 घंटा बीत गया। एक चीज मैं और बोलना चाहता हूँ, एक चीज और बोलना चाहता हूँ, बस 1 सेकंड लूंगा। मोदी जी मिर्जापुर में 2014 में आए थे। कभी मिर्जापुर में कपास की रुई का बहुत व्यापार होता था, वो बंगाल तक जाता था। पीतल के बर्तन का भी व्यापार होता है और लकड़ी का काष्ठ का जो लकड़ी का खिलौना होता है उसका भी होता है। तो मोदी जी ने कहा था कि अगर मोदी की सरकार बनी तो इस चिमनी से धुआं निकलेगा। 10 साल बीत गया, जनता जिले की पूछ रही है कि मोदी जी चिमनी से धुआं कब निकलेगा। और मोदी जी तो धुआं नहीं निकाल सके, लेकिन जनता, मिर्जापुर की जनता मोदी जी का धुआं जरूर निकाल देगी इस चुनाव में। इसी के बाद मेरी बात समाप्त। भरत भाई, विपक्ष को जानते क्या करना चाहिए? एक कर तो जो करना तो कर चुके। स्कूटी एक आम चीज है, आम चीज है स्कूटी। महिला के लिए, बच्चों के लिए, स्कूल के लिए आम चीज है। उसको साइकिल है जैसे आजकल 28% जीएसटी है। 1,10,000 की स्कूटी आती है, आपको 72,000 की मिलेगी अगर सारे टैक्स हटा दो उस पैसे। ये आम जनता की चीज है ना, ये कोई लग्जरी तो है नहीं। अब तो एसी भी लग्जरी नहीं है ना। अब इस चीज को हम लोग खाली गैस पे ही रह जाते हैं ना, गैस इतने का और तेल इतने का और इतने का। स्कूटी पे भी बोलना पड़ेगा, तब समझ में आएगा लोगों को कि कहाँ से हम कहाँ पहुंच गए हैं।